हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेपीएन अकेडमी। मैं आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है हर साल पेपर में बनते हैं। तो आइए समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की सबसे लोवेस्ट लेयर कौन सी है, उसका क्या नाम है। जैसे कि आपको पता है कि जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फेयर आता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आता है, फिर मेसोस्फेयर आता है। इस तरह की लेयर्स जो होती स्टेप बाय स्टेप होती हैं। तो सबसे लोवेस्ट लेयर कौन सी पूछी गई है, ट्रोपोस्फेयर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो पहले ट्रोपोस्फेयर आता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आता है, फिर मेसोस्फेयर आता है, फिर थर्मोस्फेयर आता है। तो इस तरीके से जो है लेयर ये इंक्रीज होती है। तो लोवेस्ट पूछा गया है, तो लोवेस्ट कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर। तो ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन जो है हर साल पेपर में पूछा ही जाता है। तो आप ये सारे जितने भी लेयर्स हैं इसको ध्यान रख लीजिए, कौन से टॉप लेयर है, कौन से मीडियम है, कौन से लोवेस्ट है। तो इस टॉपिक को आप, इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन है, एसिड रेन इज कोज्ड ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ। एसिड रेन जो है किसकी वजह से होता है, किस कंसंट्रेशन के इंक्रीज की वजह से होता है एसिड रेन। आपको पता है कि जब पहली बारिश होती है तो उसमें बहुत सारे एसिड, उसको एसिड रेन माना जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे जो है गैसेज होती हैं, उसमें कंसनट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से कंसनट्रेशन ऑफ गैसेस की वजह से जो है एसिड रेन का होना प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो जैसे कि कौन कौन सी गैस जो है हमारे एटमॉस्फेयर से जो है ओजोन लेयर तक जाती है या एटमॉस्फेयर में जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो है ओजोन लेयर को जो है हार्म पहुंचाता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। और एक तरीके से ये सारी जो जितने भी गैसेज हैं ये सब जो है हार्म करती हैं ओजोन लेयर को। और एसिड रेन जो है किसकी वजह से होता है, किस कंसंट्रेशन की वजह से होता है, किस गैसेस की इंक्रीज की वजह से होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इन दो गैसेस की वजह से जो है एसिड रेन होता है। तो SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, रेड डेटा बुक इंक्लूड। तो रेड डेटा बुक में क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। ये क्वेश्चन जो है मैं देख रही हूँ सीटेट में भी, यूपी टेट में अक्सर पूछा ही जाता है कि रेड डेटा बुक में क्या इंक्लूड किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि रेड डेटा बुक में एंडेंजर्ड स्पीसीज, थ्रेटेड स्पीसीज, वनरेबल स्पीसीज, जो विलुप्त और जो प्रजातियां हैं, जिन जो थ्रेटेड स्पीसीज हैं जो विलुप्त होते जा रही हैं, जिनका मतलब स्पीसीज से रिलेटेड जो है रेड डेटा बुक में इंक्लूड किया जाता है। इसमें कोई प्लांट ये सब नहीं इंक्लूड किया जाता है। इसमें जो है ऐसी जातियाँ इंक्लूड की जाती है जो वल्नरेबल है, थ्रेटेंड है, एंडेंजर्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है तीनों आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो ये ध्यान रखिएगा, रेड डेटा बुक में ऐसी प्रजातियाँ इंक्लूड की जाती है जो एंडेंजर्ड होती है, थ्रेटेंड होती है, वल्नरेबल होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर ग्रेजिंग रिजल्ट। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ही ओवरग्रेज हो जाता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है, उससे क्या इम्पैक्ट पहुंचता है, किस तरीके का पॉल्यूशन होता है, क्या सॉइल इरोजन होता है, थर्मल पॉल्यूशन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। जब ज़्यादा एनिमल्स जो है ओवरग्रेज कर देते हैं तो क्या रिजल्ट आता है कि जितने भी वहाँ से मिट्टी में से जो घासें निकल जाती हैं, तो जो मिट्टी में जो होती है, जो पकड़ होती है प्लांट्स के द्वारा, जो है रूट्स के थ्रू जो है मिट्टी को जो वो ऑब्जर्व करते हैं और एक तरीके से रूट को बांधे रहते हैं। तो वो क्या होता है कि जब ज़्यादा ओवरग्रेज हो जाता है तो सॉइल इरोजन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वहाँ से जो है मृदा अपरदन ज़्यादा होता है, मतलब कि सॉइल का कटाव ज़्यादा होता है। वहाँ पे जब प्लांट्स नहीं रहेंगे तो जब बरसात आ गई तो उसकी वजह से जो है प्लांट क्या करता है कि मिट्टी को पकड़े रहता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन कम होता है। पर लेकिन ओवर ग्रेजिंग हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि मिट्टी का कटाव ज़्यादा होगा, मिट्टी ज़्यादा बहेगी, तो इससे क्या होगा कि सॉइल इरोजन प्रोड्यूस हो सकता है। तो ओवर ग्रेजिंग का क्या रिजल्ट आता है, सॉइल इरोजन। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई सॉइल पॉल्यूशन नहीं होता है, थर्मल पॉल्यूशन नहीं होता है, क्लाइमेट में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सॉइल इरोजन। DDT क्या होता है, ये एक ऐसा पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं जो कि जो है ये अगर आप यूज़ भी करते हैं तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, मतलब कि ये डिकम्पोज नहीं होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू जो है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी प्लास्टिक हो गया है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं अगर आप मिट्टी में फेंकते हैं या कहीं भी फेंकते हैं तो ये डिकम्पोज नहीं हो पाता है बायोलॉजिकल प्रोसेस से। तो इसको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, और बायोडिग्रेडेबल से कहते हैं जो डिकम्पोज होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस से। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, DDT को हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थक्वेक वेव्स आर रिकॉर्डेड। अर्थक्वेक वेव्स क्या रिकॉर्ड करती है, अर्थक्वेक वेव्स जो है रिकॉर्ड किया जाता है किस किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है।
तो वो है सिस्मोग्राफ। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी हर साल पेपर में पूछा जाता है कि अर्थक्वेक वेव्स जो है रिकॉर्ड किसके द्वारा किया जाता है, सिस्मोग्राफ के द्वारा। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये फिजिक्स से लिया गया हुआ है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये भी बायोलॉजी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी से लिया गया है, रेड डेटा बुक। ये मैं देख रही हूँ कि हर साल जो सीटेट में भी यूपी टेट में पूछा जाता है। एसिडेंट से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एसिडेंट के सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद जो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से भी पूछा गया कि कौन सी लेयर फर्स्ट है, फिर सेकंड है, लोवेस्ट है। इस टाइप का भी ये भी पूछ लेता है कि एरोप्लेन किस लेयर में फ्लाई करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करता है। और ये सारी बातें जो हैं, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। आपको सारे टॉपिक नहीं पढ़ना है, टाइम कम है, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर जो है आपको टॉपिक को समझ लेना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। तो उन टॉपिक को आप क्लियर करिए, अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, उसी बेस पे जो है क्वेश्चन को फाइंड आउट करके क्वेश्चन को लगाइए। तो मैं ये आशा करती हूँ कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। आप स्किप मत करिएगा, भी आगे और भी क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होता है, किस गैसेस की वजह से होता है? तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग होता है वो ड्यू टू इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो अटैक करती हैं, तो जिसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग होता है, गर्म कर देती है एटमॉस्फेयर में। ये सारी जितनी भी गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को मैक्सिमम, जो कि कहा गया है कि मैक्सिमम पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ग्लोबल वार्मिंग जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही होता है, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, गर्मी ज़्यादा होगी, तो गर्मी ज़्यादा होगी तो जो भी ग्लेशियर हैं वो सब क्या होंगे, मेल्ट होंगे, तो इंक्रीज तो होगा नहीं ग्लेशियर। तो ये जो है ऑप्शन जो है गलत है। अपना ब्रेन का भी यूज़ करिए कि अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एटमॉस्फेयर में गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्लेशियर क्या होगा, मेल्ट होगा, इंक्रीज तो होगा नहीं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद जो है क्या डिक्रीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, क्या डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड की कम होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्योंकि ये क्या करता है कि ये गर्म करता है एटमॉस्फेयर को। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और फॉरेस्टेशन क्या होता है, फॉरेस्टेशन क्या इंक्रीज करेगा ग्लोबल वार्मिंग? नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है किस के वजह से हुई है, किस गैस के रिलीज की वजह से हुई है, ये बातें ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन जो है हर साल पेपर में पूछा ही जाता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी अकर्स ड्यू टू द रिलीज ऑफ, कौन सी गैस के रिलीज होने की वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई है? तो इसका आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसको आप गार्ड मान लीजिए, ये ऑप्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सीधा क्वेश्चन दिखता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी किस गैस के रिलीज होने की वजह से हुई, तो आप ऑप्शन लगाएंगे कि मिथाइल आइसोसाइनाइड, कोई और ऑप्शन नहीं देखेंगे, सीधा मिथाइल आइसोसाइनाइड पे टिक करेंगे। इसका आंसर मिथाइल आइसोसाइनाइड है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, और इस वीडियो से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लर्न करिए, समझिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जा रहा है, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है पेपर में, तो इन बातों पर भी आपको ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि विच प्लेनेट जो है इज द नियरेस्ट टू द सन। सन के नज़दीक कौन सा प्लेनेट है? तो ये आपको याद करना है कि फर्स्ट प्लेनेट कौन सा है, सेकंड प्लेनेट कौन सा है, जो एलिप्टिकल जो ऑर्बिट है उसमें जो है राउंड करते हैं, सराउंड रोटेशन करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं प्लैनेट्स। तो फर्स्ट सन के नज़दीक कौन है, सेकंड कौन सा है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। 1 to 10 जितने भी है प्लैनेट है, 9 है, 8 है, 7 है, ये आप इसको सीरीज में लर्न कर लीजिएगा। जिससे पूछ भी लेता है कि जुपिटर के नज़दीक कौन सा प्लैनेट है, अर्थ कौन से प्लैनेट का नंबर है, 3rd नंबर पे है, 4th नंबर पे, मार्स के कौन सा नंबर पे। इस टाइप के अनदर वे में तरीके से वेरिएशन बनते हैं इस क्वेश्चन पे, इस टॉपिक पर। तो इसमें जो पूछा गया है कि सन के नज़दीक कौन सा है, तो ये सीधा सा आंसर है मरकरी। तो ये ध्यान रखिएगा, मरकरी जो है सन के बहुत ही नज़दीक प्लैनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क जो है कहाँ सिचुएटेड है? तो गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात स्टेट में सिचुएटेड है, और जी से गिर और जी से गुजरात। ये एक ट्रिक हो गया लर्न करने का। गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग ऑटोमोबाइल फ्यूल विच वन इज कंसीडर्ड टू बी इको फ्रेंडली। कौन सा ऑटोमोबाइल फ्यूल है जो कि इको फ्रेंडली में इंक्लूड है, कंसीडर्ड माना जाता है कि ये ऑटोमोबाइल जो है हमारे इको फ्रेंडली बिहेव करता है, ये हमारे
एटमॉस्फेयर को हार्म नहीं करता है। डीजल करता है, पेट्रोल भी करता है, एलपीजी भी करता है, और सीएनजी गैस जो है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है, ये कम फ्यूल जो है, ऐसा फ्यूल है ये कम हार्म करता है, कुछ हार्मफुल गैसेस रिलीज करता है पर लेकिन कम मात्रा में, उसकी क्वांटिटी कम रहती है। तो इसको हम कहते हैं ये इको फ्रेंडली गैस है, ये इको फ्रेंडली फ्यूल है ये, जो कि बसेस में यूज़ किया जाता है। दिल्ली में तो सीएनजी गैस पे ही सारा चीज़ हो रहा है। तो इसको जो है इको फ्रेंडली किया जाता है, इको फ्रेंडली माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि ये पॉल्यूशन कम करता है, पॉल्यूशन कम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये इको फ्रेंडली माना जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि जितने भी मैंने आज क्वेश्चन कराए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको कुछ समझ में आया ही होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है पेपर में बनते हैं, और इन टॉपिक को आप समझ के, इससे सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को लगाइए, और आपको इस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिलेगी। और मैंने और भी वीडियो बनाई हैं, उन सभी वीडियो को भी देखिए, वो भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में उन वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आपका पेपर ईजी हो जाएगा उन वीडियो को देख के। आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है वीडियो से। तो प्लीज़ आप शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।